अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस और हम आज बात कर रहे हैं लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट की। और टैक्स दोस्ती में जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हमने डिस्कस करना शुरू कर दी हैं। इन वीडियोस का मकसद है कि आपको एक अप्रोच पता चले, एक आइडिया हो कि ना सिर्फ टैक्स बल्कि जितने भी और लॉज हैं, फैमिली लॉज हैं, बैंकिंग लॉज हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जब देती है जो एक कानून बन जाता है तो उसको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। आज का जो केस है वो भी अपलोड हुआ है 22 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर बेसिकली आप जब केस मैनेजमेंट वाले सेक्शन में जाते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप लेटेस्ट जजमेंट्स जो है वहाँ पर जाते हैं तो फिर एक आपको लेटेस्ट जजमेंट का एक टेबल मिलता है। अगर आप इसको किसी और दिन देख रहे हो सकता है जुलाई में देख रहे हो सकता है 2024 में देख रहे हो ये वीडियो, तो फिर आपको पता होगा कि ये जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने कब अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले की थी और अमूमन उसके बाद वो टैक्सेशन के और बिज़नेस के और जो भी लॉ होता है सुप्रीम कोर्ट की जर्नल्स में, लॉ जर्नल्स में वो आता है। तो अगर ये मार्च का केस है तो अप्रैल या मई में रिपोर्ट हुजूर नहीं है, लेकिन रिपोर्ट होता है इस तरह करके, तो उस तरह भी आप ढूंढ सकते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस हुआ है अपीलेंट जुरिस्डिक्शन में, जिसका मतलब है कि बेसिकली ये पेशावर हाई कोर्ट का केस है। यहाँ आप देख सकते हैं सिविल पिटीशन नंबर है और पेशावर हाई कोर्ट का केस 2014 का, जिसके अगेंस्ट फिर सुप्रीम कोर्ट आए गए हैं और एक पिटिशनर्स हैं वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं। बेसिकली एक ही फैमिली मेम्बर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस केस में देखेंगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इनहेरिटेंस के केसेस पर अप्लाई होता है कि नहीं होता, और जब अप्लाई होता है किस केसेस में, जब अप्लाई नहीं होता किस केसेस में। तो ये केस है जी साद खान एंड अदर्स पिटिशनर वर्सेस शाहिदुर रहमान एंड अदर्स रिस्पोंडेंट। ये ओरिजिनली पीडीएफ सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें से कुछ पार्ट्स हम देख रहे हैं। डेट ऑफ हियरिंग 23/9/2021 थी। जजमेंट में स्टार्ट करने से पहले हम जो मेन पॉइंट है, अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखी हो जो सर्विस ट्रिब्यूनल के हवाले से थी, तो हम बात करते हैं कि व्हाट वाज द इशू ऑफ लिमिटेशन दैट द पिटिशनर्स वर नॉन सूटेड फॉर। यानी कि इस केस में इसका फैसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पिटिशनर्स हमारे पास आए हैं ये केस लेके, ये जो है नॉन सूटेड है, यानी कि वो इस पिटिशन को हमारे पास ला ही नहीं सकते थे। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को आउटराइट रिजेक्ट, जो रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो रिजेक्ट कर देता है इन बेसिस पर। लेकिन यहाँ अभी हम देखेंगे कि जो ऑनरेबल जजेस हैं, और आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा कि जस्टिस उमर अतिया बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो ऑथर हैं इस जजमेंट के, और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, 3 ऑनरेबल जजेस हैं जिस बेंच से ये फ़ैसला आया। और वहाँ पे कुछ रीज़न्स थी जो अगली स्लाइड में देखी जिस वजह से उन्होंने ये केस टेकअप किया और इसको डिटेल में देखा। पिटिशनर जो हैं उन पर लॉ ऑफ लिमिटेशन इम्प्लीमेंट हो रहा है या उन पर लग रहा है जो पिटिशनर्स आए हैं, और ट्रायल कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल दैट द लिमिटेशन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक तरह से बेसिकली ये बात यहाँ से शुरू हुई कि जो ट्रायल कोर्ट था वो जब ये पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स वहाँ गए तो इनहेरिटेंस के मामले में उन्होंने उनका केस टेकअप कर लिया और उनको जो है क्या कहते हैं रिलीफ दे दी। लेकिन अपीलेंट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट दोनों ने कहा कि जी यहाँ इसमें जो पिटिशनर्स हैं वो इस केस को ला ही नहीं सकते थे किसी भी कोर्ट के सामने, और इसके अंदर मुख्तलिफ केस लॉज हैं जो गुलाम अली वर्सेस गुलाम सरवर, PLD पाकिस्तान लीगल डिसीजन जिसको कहते हैं 1990, सुप्रीम कोर्ट पेज 1। तो इस तरह करके मुख्तलिफ डिसीजंस आप स्टडी भी करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ इन वीडियोस का मकसद है कि आपको एक आइडिया हो कि कैसे आपने मुख्तलिफ स्किल्स एक जगह पे लाने। जजमेंट जो ऑनरेबल सैयद मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है उसमें वो कह रहे हैं कि पिटिशनर जो यहाँ हमारे पास आए हैं
वो ये सीक लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट। तो बेसिकली केपी का केस था और वहाँ हाईएस्ट जो कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट है, तो वहाँ तक केस गया और उन्होंने फैसला दिया 10 अप्रैल 2017 को कि जो रिवीजन करते हुए कि बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटेशन इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन चूँकि यहाँ पे जो है कुछ जो दो मतलब के हाई कोर्ट में जो एक दफ़ा अपील की गई और फिर उसको रिवाइज अपील भी वहाँ दाखिल की गई, तो उनमें थोड़ा सा दोनों जजमेंट्स तो सेम थी कि पटिशनर्स जो है उनका टाइम बार्ड हो गए हैं, उनकी लिमिटेशन का लॉ उन पर अप्लाई हो गया, लेकिन थोड़ी सी उनकी जजमेंट में थोड़ी सी डिफरेंस था वर्डिंग में। और ये जो मैटर है इनहेरिटेंस का लिमिटेशन लॉ लगने का, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैटर है, तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ये पहले पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं कि हम इसको एक करेक्ट जो है जजमेंट दे के प्रॉपर कानून की सूरत देना चाहते हैं। ये तो नहीं लिखा कानून बेसिकली, लेकिन जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की वो फिर उस पॉइंट पर लॉ बन जाता है और सब हाई कोर्ट्स और जो बाकी कोर्ट्स हैं उन्होंने उसको फॉलो करना होता है। केस के फैक्ट सिंपल है कि बेसिकली 1935 में जो है वो जो ओरिजिनल ओनर थे उनके पास 19 कनाल 17 मरले जगह थी और उसकी म्यूटेशन नंबर वगैरह था, और उन्होंने अपने बेटे अब्दुल रहमान, जिनकी 2 सिस्टर्स भी थी जिनका नाम हम बाद में देखेंगे, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी और उस बेटे ने 1960 में कुछ पोर्शन बेचा। फिर 1971 में जो स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल बैंक है उसको कुछ पोर्शन बेचा और इसी तरह फिर थर्ड टाइम भी वो पोर्शन बेचा। तो जो ये तो थे रिस्पोंडेंट्स। जो पटिशनर है इस केस में, ये जो केस जो आप देख रहे हैं वो 2004 में, यानी कि प्रॉपर्टी तो बिक चुकी थी 1981 तक सारी की सारी, लेकिन 2004 में उठे और उन्होंने कहा कि जी ये जो 1935 से ट्रांजैक्शन चली आ रही है, यानी 1935 में हमारे ग्रैंडफादर, हमारे परदादा ने जो हमारे दादा को ज़मीन दी, उस वक्त हमारी जो है क्या कहते हैं अपने दादा ने हमारे जो है मामू को जो ज़मीन दी, हमारी वालदा, दोनों वालदाओं के होते के बावजूद जो है वो ट्रांजैक्शन भी वॉइड थी और फिर आगे जो सेल होती रही वो भी वॉइड थी, और इस तरह हमें हिस्सा दिया जाए। और ये इस वक्त ज़मीन तो जारी बात है वो फिर बहुत बड़ी ज़मीन थी, वो मुख्तलिफ अब तकरीबन 10-15 कोई 20-25 लोगों में डिवाइडेड है, तो वो उसमें हमारा हिस्सा भी बनता है। और ये बात वो अब्दुल रहमान को कहते रहे, जो रिस्पोंडेंट, मतलब वो उनकी तो डेथ हो गई, अब उनके बच्चे रिस्पोंडेंट हैं। तो फैमिली डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी के हवाले से बात है। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने लॉ ऑफ लिमिटेशन पर अपना जो है ना ओपिनियन दिया है कि जी लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है ना हर हाल में लगती, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट था केपी में उन्होंने कहा कि नहीं, इनहेरिटेंस के केस में एक्सेप्शन हो सकती है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है और जो जजमेंट है उसको सिंपल करके यहाँ मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जी लिमिटेशन एक्ट 1908 है विच सेज देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर स्टार्टिंग अ लीगल केस। तो जब भी आप कोई लीगल राइट इन्फोर्स करवाना चाह रहे हैं, कोई लीगल केस शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसकी एक डेडलाइन है, और दिस मीन्स दैट फॉर ऑलमोस्ट एवरी केस देयर इज़ अ डेडलाइन, और वंस द डेडलाइन हैज़ पास, वो डेट गुजर गई है या वो टाइम पीरियड गुजर गया है, तो फिर आप केस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट अ केस। तो अगर कोई आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है या आपको कोई प्रॉब्लम आया, आपके साथ ज़्यादती हुई है या आपको बाईपास किया गया है या कोई प्रॉपर्टी आपसे ले ली गई है जो आपका राइट बनता तो एज सुन एज पॉसिबल आप करेंगे। तो ये उनके जनरल कमेंट्स थे, लेकिन ऑब्वियसली ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि और केसेस में, और यहाँ पे वो मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिमिटेशन का जो है, इफ़ देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट मेंशन फॉर अ लॉ सूट इन द स्केड्यूल। इस तरह है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन में मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस, लॉ सूट्स जिनको कहते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स बताए गए हैं और कहा गया है कि अगर किसी स्पेसिफिक केस का यहाँ जिक्र नहीं किया गया तो उसके लिए 6 ईयर्स हैं, यानी 6 ईयर
उस टाइम से, जब से फ्रॉम द टाइम दे फर्स्ट हैड द राइट टू सू, यानी जब जैसे ही आपके साथ कोई बुरा होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में चोरी होती है, तो आप अगले दिन ही या उसी दिन ही, अगर सुबह चोरी हुए उसी दिन जाके जो है आप FIR कटाते हैं, और फिर FIR, चूँकि वो क्रिमिनल केस है तो स्टेट उसको टेकअप करती है FIR को प्रोसेस करके, और फिर उन लोगों के अगेंस्ट केस बनाती है और अदालत में स्टेट यानी हुकूमत वक्त पेश करती है। ठीक है जी। और अगर कोई सिविल मैटर है जैसे ये है, तो उसमें जो है अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा था और बेच दिया, तो आपके पास 6 ईयर्स है। दिस मीन दैट इफ समवन वांट्स टू टेक लीगल एक्शन, दे हैव टू डू इट विद इन 6 ईयर्स ऑफ इंसिडेंट ऑफ हैपनिंग, यानी प्रॉपर्टी बेचने का। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी को 3 दफ़ा बेचा गया या 3 हिस्सों में बेचा गया अब्दुर्रहमान साहब ने, और अपनी जो बहनें, जो सिस्टर्स हैं, उनको उसमें से कोई हिस्सा नहीं मिला। ये है बकौल 2004 ऑनवर्ड्स जो उनके सिस्टर्स के जो बच्चे थे उनकी बात हो रही है कि जी उन्होंने कहा कि जी हमारी मदर्स को कोई हिस्सा नहीं मिला। अच्छा, अब प्रॉपर्टी 61 में भी बिकी प्रॉपर्टी, फिर दोबारा 71 में, और इस तरह करके मुख्तलिफ टाइम्स में जो जजमेंट में लिखी हुई हैं सारे फैक्ट्स। तो उस टाइम जब इंसिडेंट हुआ या जब प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम यानी डिस्ट्रीब्यूशन का, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम तो तब आता है, यानी कि जब फादर की डेथ होती है और फिर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, और आफ्टर दैट टाइम फिर कोई मज़ीद कोई टाइम नहीं है। तो सेक्शन 120 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 यहाँ अप्लाई होता है, क्योंकि ये जो केस था ये सेक्शन 42 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, याद रखें कि जो मुख्तलिफ कवानीन हैं उनको मिला के आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लॉज मुख्तलिफ चीज़ों को डील करते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट का मकसद है बताए कि जी कितने टाइम तक आप केस कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ का जो है वो ये प्रॉपर्टी के मामलात में इमीडिएट रिलीफ देना या आपको जो है ना हेल्प आउट करना, इस कानून का मकसद है। इसमें सेक्शन 42 है। तो उस हवाले से जज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और उन्होंने कहा कि 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक, इफ़ समवन टेक्स अवे योर राइट्स, यानी कि लिमिटेशन जो है वो आप अगर काउंट करना चाहते हैं कि कब वो हरकत हुई थी जिसके बाद, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन यही है ना कि ज़मीन 3 दफ़ा बिकी है, कब बताया गया था कि बिकी है, और सन को सिर्फ क्यों मिली, सिस्टर्स को क्यों नहीं मिली। अच्छा, फिर अगर बाप ने बेटे को दे दी तो फिर उसने जो प्रॉफिट था उसका शेयर क्यों नहीं दिया, या फिर उन्होंने क्यों नहीं डिमांड किया। और चूँकि पिछले 100 ईयर्स तकरीबन की बात हो रही है 1935 से स्टार्ट होते हुए, तो इसलिए बहुत सारी बातें, तो बड़ा क्लियर रूल जज साहब लिख रहे हैं कि या तो लिमिटेशन वहाँ से काउंट होगी जब आपके राइट्स कोई आपसे ले जाए। समवन टेक्स अवे योर राइट, यू हैव द राइट टू टेक लीगल एक्शन, यानी आपसे ज़मीन ले ली गई, गाड़ी आपकी किसी ने ले ली, आपको प्रमोशन नहीं मिली, तो आपका राइट ले लिया गया है, किसी और को दे दिया गया, आप फ़ौरन जो एक्शन कर सकते हैं और लिमिटेशन भी साथ ही स्टार्ट हो जाती है। इस दूसरा सिनेरियो है कि इफ समवन थ्रेटन्स टू टेक अवे योर राइट, अगर कोई धमकी देता है, अगर भाई कहता है मैं तुम्हें बहनों को कि मैं ज़मीन में हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं करता, ज़मीन को बेचता नहीं है, तो फिर आप उस केस में भी अदालत को या लीगल अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, यानी प्रोएक्टिवली, यानी इससे पहले कि वो बेचे आप स्टे वगैरह ले सकते हैं। लेकिन उस केस में लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि थ्रेट वो सिर्फ थ्रेट दे रहा है, और अगर वो एक दिन थ्रेट देता है फिर 3 महीने बाद फिर थ्रेट देता है, तो हर दफ़ा आप कोर्ट जाके कोर्ट से प्रीएम्प्टिव रिलीफ या कोई ले सकते हैं जिसका अपना कानून है, और फिर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जहाँ यहाँ इस केस में देखना है कि आया एक काम हो गया था, राइट्स चले गए थे, या फिर सिर्फ थ्रेट किया गया था। तो उस हवाले से फिर वो बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को कि राइट टू सू जो है, और फिर यहाँ पे को शेयरर्स की बात हो रही है, यानी इनहेरिटेंस की वजह से वो जो प्रॉपर्टी है बेशक फादर ने बेटे के नाम पे 100% कर दी थी, लेकिन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ के मुताबिक उसमें बहनों का शेयर था, यानी कि उनका हिस्सा था। तो एक तो कुछ चीज़ें जज साहब ने डिस्टिंग्विश की कि एक तो मिशन हो सकती है, यानी प्रॉपर्टी बेची लेकिन बहनों को शेयर देना भूल गए। दूसरा ये हो सकता है कि बहनों को बताया ही नहीं है कि जी मैंने प्रॉपर्टी बेच दी है और वो सारे पैसे
खुद रख ली, और फिर ऑब्वियसली भाई की डेथ होगी, बहनों की डेथ होगी, फिर उनके बच्चे जो हैं वो अब ये केस लेके जा रहे हैं, वो भी तकरीबन जो है 40, 50, 60 ईयर्स बाद, यानी 61 के हिसाब से वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से वो बात कर रहे थे कि अगर फ्रॉड किया हो तो फिर फ़र्क सब सर्कमस्टांसेस हैं, अगर ओमिशन की हो कि बेच दिया हो। लेकिन फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है वो भी जो मेन बात है कि अगर चीज़ बेची है और मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बता दिया कि हाँ जी मैंने बेच दिया, मैं आपको इससे दे दूंगा, दिए नहीं, या बताया ही नहीं है, झूठ बोला और फिर वो झूठ बाद में पता चला, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। या जब वो प्रॉपर्टी 61 में बेच रहे थे तब भी बहनों को पता था, 71 में भी जब बैंक ने ख़रीद रहे थे तो बहनों को पता था। और ये बात जो बहनों के लीगल हेयर्स हैं उनमें से एक विटनेस की टेस्टमेंट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, और उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा था, और इस तरह करके बातें हुई थी। तो बेसिकली हाइडिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं हुआ, यानी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ने बहनों को बताया नहीं है, ओपन फैक्ट्स थे, प्रॉपर्टी बेची गई, वो भी ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट के बैंक को या गवर्नमेंट के इदारे को बेचा गया तो सब लोगों को पता चला होगा, पब्लिक है, ठीक है। उस वक्त टीवी या और चीज़ें इस तरह नहीं होती थी या व्हाट्सएप नहीं थे, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ओपन फैक्ट्स है। तो उस हिसाब से फिर और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन स्टार्ट हो गई थी 1961 में, यानी बहनों को फ़ौरन ही जब एक 1/3 प्रॉपर्टी बेची गई और उनका 1/3 राइट वायलेट हुआ, यानी उनको इनहेरिटेंस में जितना हिस्सा भी मिलना था वरासत में, उसमें से कुछ हिस्सा उनका बिक गया और उनको पैसे भी नहीं मिले। तो उनको 1961 से लेकर 1967 के दरमियान ही ये कर देना चाहिए था, सू कर देना चाहिए था, यानी कोर्ट केस कर देना चाहिए था, अदालत में आ जाना चाहिए था, और यानी सिविल अदालत में जहाँ के भी ये रिहायशी थे, पेशावर के, मर्दान के, केपी में जहाँ भी थे और जहाँ भी ये प्रॉपर्टी प्लेस थी, उनको आ जाना चाहिए था। और सेक्शन 9 ये कहता है कि जब 1961 में या जब भी एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ इस केस में 6 ईयर्स है, तो वो 6 ईयर्स जो है फिर रुक नहीं सकते किसी भी वजह से। तो उस तरह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जी इस केस में बहनों को केस यानी कोर्ट में आके बता देना चाहिए था। अब बहुत सारी बातें हुई होंगी उस वक्त अदालत में, जी बहनों ने तो बड़ा एहतजाज किया, ये क्या, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप ऑफिशियली आके कोर्ट में वकील को हायर करके आगे अपना, तो बेहतर होता है कि केस करें। हाँ, हो सकता है केस 1965 के भी कुछ अब केसेस हैं जिनके फैसले अब हो रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम वो अपने टाइम पर केस स्टार्ट हो गया था। और बाकी इस तरह है कि ये अच्छा केस है अगर आप लिमिटेशन एक्ट, इनहेरिटेंस वगैरह को पढ़ना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कानून ये ले डाउन कर दिया कि लिमिटेशन एक्ट जो कानून है कि केस जो है अदालत में, अप्रोप्रिएट अदालत में टाइम पर लाना चाहिए उन लोगों को जिनका राइट वायलेट हुआ है, उनके बच्चे या उनके बड़े जो है अगर टाइम गुजर जाए तो फिर वो नहीं ला सकते। इसीलिए ये लोग जो इस वक्त चिल्ड्रन थे उन सिस्टर्स की जिनके भाई ने उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया, उनके ये नॉन सूटर्स बने, यानी कि ये पटिशन ला ही नहीं सकते थे, ये पटिशनर्स के जो है स्कोप में आते ही नहीं है। इन सब वजहों से, लीगल वजहों से भी, फैक्ट्स की वजह से भी, और जिस तरीके से जजमेंट आर्ग्यू की गई पटिशनर की तरफ से, रिस्पोंडेंट की तरफ से, तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस होते हैं, चाहे वो इस केस में फैमिली इनहेरिटेंस के हवाले से थे, तो आपको प्रेजेंट किया। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप यूट्यूब में या जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं, नंबर्स वगैरह भी दिए हुए, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट, आपसे नेक्स्ट केस में